देश में इस वक्त ये बहस हो रही है कि क्या कानूनी रूप से एज ऑफ कंसेंट यानी सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर देना चाहिए। भारत में एज ऑफ कंसेंट टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो पूरी एक हवाबाजी की क्रिएशन अभी पिछले कुछ सालों से शुरू की गई है, ये कहते हुए कि बहुत सारे इसमें बच्चों को गलत तरीके से सज़ा दी जा रही है। आंकड़े बिल्कुल इसके विपरीत। सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट क्राइटेरिया नहीं है सेक्स के लिए तैयार होने का। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी। 50% से ज़्यादा लड़के और 70% के आसपास लड़कियां किसी न किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हैं। 66.8% ऐसे बच्चे या तो अपनी फैमिली से या आसपास के लोगों से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होते हैं। देश की राजधानी में पिछले 10 साल में 81,000 केस हैं जहां कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया रेप और पॉक्सो का। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये बात आई, उन्होंने संज्ञान लिया और उसके बाद आगे जब उसकी रिसर्च की गई, सब महिलाओं ने, बच्चों ने मना कर दिया, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हम नहीं करना चाहते अब कोर्ट कचहरी के चक्कर। कि जब किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा अप्राकृतिक कार्य होता है, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, समाज उसे आउटकास्ट करता है, अपराधी को नहीं करता। अपराधी खुला घूमता है, धमकी देता है। ये 3% का फिगर ही इसीलिए है क्योंकि उनको डर के आप पीछे बैठा देते हैं। ये उम्र ऐसी होती है व्हेन यू आर डिस्कवरिंग योर बॉडी। आप प्यूबर्टी की उम्र को इसीलिए नाजुक उम्र कहा जाता है जब आप नई नई चीज़ों के आप एक्सपोज होते हो, प्लस आप अपनी बॉडी को सीख रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ललायत करती हैं। एज ये डिसाइड नहीं करेगी कि वो ये चीज़ कर भी सकते हैं, और अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। तो कानून सही गलत को आगे लेके जाते हुए समाज में अपराध की बाउंड्री तय करता है। वेस्टर्नाइजेशन की होड़ है डॉक्टर साहब कि हमें हर तरह से वेस्टर्नाइज होना है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं चीज़ों से, तो सब चीज़ अलाउ कर दो। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी है, वहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, और वहाँ पर अप्रोच की भी कमी है। बच्चों का अधिकांश यौन शोषण जानने वाले लोग करते हैं, परिवारों में होता है। बच्चों को ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आगे आके अपनी बात कहें, किससे कहेंगे। जरूरी है लोगों को कानून के बारे में जानना। किसी भी बहस, किसी भी पिटिशन से पहले कानून को जानिए। भारत में वयस्क यानी अडल्ट कहलाने की उम्र है 18 साल। सामाजिक तौर पर ये उम्र है जब व्यक्ति खुद के लिए और अपने भविष्य के लिए फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्हें कानूनी रूप से ये अधिकार दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या 18 साल से पहले यानी 16 साल की उम्र से बच्चों को यौन संबंध बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। देश में इस वक्त ये बहस हो रही है कि क्या कानूनी रूप से एज ऑफ कंसेंट यानी सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर देना चाहिए। ये मुद्दा न केवल कानूनी ढांचे से संबंधित है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक आयामों को भी छूता है। वर्तमान में पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत भारत में सहमति की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि 18 वर्ष से कम की आयु में किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध, चाहे वो सहमति से हो, कानूनी अपराध माना जाता है। लेकिन क्या ये कानून जमीनी हकीकत के साथ तालमेल बैठा पाता है? और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर प्रशांत जैन हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है यूरोलॉजी के PSRI हॉस्पिटल में, और साथ ही हमारे साथ भुवन रिबू जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है बच्चों के अधिकारों को लेकर। एक वरिष्ठ वकील हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन JRC नाम की एक संस्था की स्थापना की है, जो कि भारत, नेपाल, केन्या, अमेरिका में भी 250 से ज़्यादा साझेदार संगठनों के साथ काम कर रही है और एक वैश्विक कानूनी नेटवर्क बना है। बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काफ़ी काम किया है भुवन जी ने, तो उनसे भी आज हम बात करेंगे और इस पहलू पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। भुवन जी, एज ऑफ कंसेंट 18 से 16 करनी चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। अभी एज ऑफ कंसेंट क्या है, क्या थी पहले, इसकी कुछ हिस्ट्री भी बताइए। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में एज ऑफ कंसेंट टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है। बच्चे की उम्र क्या है? 18 वर्ष। और बच्चे की सहमति या असहमति का तो सवाल ही नहीं है। और बच्चे के साथ यदि किसी भी तरह का यौन संबंध बनाया जाता है या यौन आचरण होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी चीज़ होती है, तो उसको रेप माना जाएगा या पॉक्सो के तहत उसको अपराध माना जाएगा। ये भारत का कानून कहता है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए है। अभी मैं सुन रहा था जब आप ये बात कह रहे थे कि एज ऑफ कंसेंट कम करने की बात हो रही है, तो एज ऑफ कंसेंट तब होगी जब एज ऑफ कंसेंट होगी। अच्छा। अपराध की परिभाषा है 18 वर्ष।
कंसेंट की परिभाषा नहीं है 18 वर्ष। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा, अपनी खुद के बयान ये नहीं दे रहा कि मेरे साथ किसी ने यौन आचरण किया, सेक्सुअल अब्यूज़ किया या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ऑफेंस कहाँ से बना? बात तो तब होगी ना जब बच्चे की स्टेटमेंट आती है। क्या बच्चे को यौन संबंध बनाने का अधिकार दिया जाए? ये बात आपने एक सेंटेंस कहा था, वो अधिकार बच्चे के पास है, लेकिन क्या बड़ों को अधिकार दिया जाए कि इसके आधार पे बच्चों के साथ बलात्कार कर लिया जाए? वो अधिकार बड़ों के पास नहीं है। उस पे कानून, और उस पे कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए है, जो कहता है कि कोई बड़ा वयस्क छोटे बच्चों के साथ शादी के नाम पे, प्रेम के नाम पे, किसी भी और झांसा देने के नाम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकता। तो ये बच्चों की सुरक्षा है। अब मान लीजिए कि एक 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का एक 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के साथ प्रेम संबंध हो गया। जो ये बात हम सुन रहे हैं एडोलेसेंट रिलेशनशिप की, रोमांटिक रिलेशनशिप की, रोमियो जूलियट लॉ की, कोई यहाँ पे मोहब्बत का दुश्मन समाज का ठेकेदार नहीं है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की बात की जाए कि कानून बच्चों के प्रेम में अड़चन पैदा करे। 16 साल की लड़की है, 16 साल का लड़का है। अगर लड़की अपनी तरफ से जाके ये नहीं कह रही कि उसके साथ क्या हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी, मैं कह रहा हूँ, काम हुआ है, तो वो तो अपराध माना ही नहीं जाएगा। बच्ची अगर किसी के साथ प्रेम संबंध में घर से भाग गई तो ये क्या ऑफेंस है? यह है किडनैपिंग का ऑफेंस। किडनैपिंग के ऑफेंस का, मिसिंग चाइल्ड के ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस पूछेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो बताएगी बच्ची कि मेरे साथ ABCD हुआ था, उसके बाद पॉक्सो लगेगा। पॉक्सो पहले लगेगा ही नहीं। दूसरा, भारत में भारतीय न्याय संहिता और उससे पहले इंडियन पीनल कोड बड़े क्लैरिटी से ये कहते थे, किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर इलिसिट इंटरकोर्स इज अ क्राइम। यानी किसी भी बच्चे के साथ अगर उसको मैं अगवा कर लूँ, मैं उसको बहला फुसला के किडनैप कर लूँ, और किस पर्पस के लिए? इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, तो मैं वैसे भी 10 साल की सज़ा पाऊंगा। तो पॉक्सो का उससे कोई संबंध ही नहीं था। ये तो पूरी एक हवाबाजी की क्रिएशन अभी पिछले कुछ सालों से शुरू की गई है, ये कहते हुए कि बहुत सारे इसमें बच्चों को गलत तरीके से सज़ा दी जा रही है। आंकड़े बिल्कुल इसके विपरीत हैं। एक तरफ तो इस तरह के केस हो रहे हैं कि दिल्ली में एक बच्ची को एक आदमी ने बहलाया, फुसलाया, भगा के ले गया। माता पिता की तरफ से भी सोचिए, मेरी बेटी कोई बहला फुसला के ले गया वर्सेस मेरी बेटी भाग गई, इसके बीच का एक पूरा का पूरा समाज का एक दायरा है, जिसमें जब बेटी भागती है तो हम ब्लेम कर रहे हैं बेटी को, हम कह रहे हैं तुम्हारी गलती है, तुम भाग गए। जब कोई भगा के ले जाता है तो हम कह रहे हैं तुम अपराधी हो, तीसरा आदमी। तो दिल्ली में इस तरह का केस हुआ, लड़की को एक आदमी भगा के ले गया। फरीदाबाद में बच्ची की रिकवरी हुई। बच्ची ने जो है बाहर आके कहा कि मेरे को इन्होंने इस तरह से लेके गए थे, 3 दिन तक मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा, मैंने जो है फ़ोन किया अपनी एक फ्रेंड को, किसी तरह मुझे यहाँ से बचाओ। तब ये बात पूरी हुई। पुलिस ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया, आदमी को अरेस्ट कर लिया। बच्ची ने कहा इन्होंने मेरे साथ बार बार गलत संबंध बनाए। इस मुकदमे को लोअर कोर्ट में आदमी को 10 साल की सज़ा हो गई, होनी भी चाहिए, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। हाई कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया, ये कह के कि बच्ची का ये कहना कि गलत संबंध बनाए थे ये बलात्कार नहीं होता। ये कह के कि बच्ची ने अगर ये कहा कि मेरा इससे पहले से फ़ोन पे बातचीत हो रही थी 6 महीने से, 8 महीने से, तो इसका मतलब ये है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप का, प्रेम का मामला है, बच्ची जो है अपनी मर्जी से गई थी उसके साथ, ये कंसेंशुअल है। तो कंसेंट को हमने बच्चों के बलात्कार का एक बहाना बना दिया और कचहरियों ने बना दिया। इसके खिलाफ तो अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आए हैं और देख रहे हैं क्या किया जाए। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आंकड़े ये कहते हैं पॉक्सो के भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे आज लंबित हैं। अभी 5 साल से ज़्यादा लगेंगे अगर पुराने केसों का ही निपटारा करना चाहें तो। लंबित केसेस में अभी आज की डेट में जो सज़ाएं हुई हैं वो हुई हैं मात्र 10,000 केसों में, यानी 3% का हमारा आंकड़ा है कन्विक्शन का। उसमें जो 16 से 18 के बीच की सज़ा हुई है वो हुई है 3200 केसेस में, यानी 1.5% का आंकड़ा है हमारा सज़ाओं का। अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि लेट 100 गिल्टी गो स्कॉट फ्री बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड, यानी आप
100 गुनहगारों को छोड़ दीजिए, लेकिन आपको एक इनोसेंट को, बेगुनाह को सजा नहीं देनी। तो हमने क्या कर दिया आज समाज ने? हमने ये कर दिया कि हम एक बेगुनाह को न सजा देने के नाम पे 100 चाइल्ड रेपिस्ट को छोड़ रहे हैं। गुनहगार कोई आम गुनहगार नहीं है, ये वो है जो हमारे बच्चों के रेप कर रहे हैं बाहर निकल के, चाहे बेल के नाम पे कर रहे हो, चाहे शादी के नाम पे कर रहे हो, चाहे ट्रैफिकिंग के नाम पे कर रहे हो। तो ये लोगों को सजा दिलाने के लिए पॉक्सो बना था। पॉक्सो भारत का प्राइमरी लॉ है, उसको वाटर डाउन करना, उसको विदर डाउन करना, उसको कमजोर बनाना किसी भी तरह से बच्चों की सुरक्षा के साथ नाइंसाफी ही नहीं है, बल्कि अपने आप में गुनाह क्रिमिनल है। सही बात है, क्रिमिनल एक्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन जा रहा है कि एज ऑफ कंसेंट जैसी कोई चीज है ही नहीं, बच्चों के ऊपर ये दायित्व क्यों डाला जाए कि आप हाँ या ना करें? ये समाज की जिम्मेदारी है, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। प्रशांत जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, 16 साल की उम्र, इवन 18 समझ लीजिए, अगर हम ये कहें कि बच्चा प्यूबर्टी जल्दी हिट कर देते हैं, वो एक अलग मसला है, बट क्या वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो डिसीजन अपने आप ले सकें कि दिस इज द राइट एज जब मैं सेक्सुअल एक्ट करने के लिए तैयार हूं और इसके लिए किसी को भी कानूनी दायरे में आने की जरूरत नहीं है? बच्चे इतने रेडी होते हैं? मैं यहाँ सवाल से शुरू करना चाहूँगा। हम सब के घर में बच्चे हैं, क्या हम अपने घर में 16 साल के बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं? क्या हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जिस सोसाइटी में हम उसे पैसे देके कह देते हैं कि जाओ कार खरीद लो, उसे कह देते हैं कि जाओ, होते हैं बच्चे स्कूल में 10th या 11th में होंगे ये बच्चे। ऑब्वियसली 16 साल की उम्र अगर हम देखें तो एक एग्जाम जब कोई ऑफिशियली भी 17 साढ़े 17 साल पे वो 12th क्रॉस करता है तो वो एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबल होता है जाने के लिए। दूसरी चीज़, क्या एज किसी भी काम को करने का एक सर्टिफिकेट है? ड्राइविंग को ले लीजिए, एक एज लिमिट है हमारे यहाँ ड्राइविंग की कि इससे पहले आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। क्या उसके बाद पिताजी अपनी कार की चाबी बच्चे को दे देते हैं कि बेटी जाओ कार चलाओ या बेटा जाओ कार चलाओ? नो, देयर इज ए ट्रेनिंग फॉर दैट। तो यहाँ मैं लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाना सकता, एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट क्राइटेरिया नहीं है सेक्स के लिए तैयार होने का। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी। और एक और चीज़, सेक्स बाकी दूसरी चीज़ों की तरह इकलौती चीज़ नहीं है जो एक व्यक्ति के साथ होती। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द एक्ट्स, बिकॉज इट्स अ कपल एक्ट। आप ध्यान दें, जो एक्चुअल सेक्स है, वर्चुअल सेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअल सेक्स एक कपल एक्ट है। अब कपल एक्ट में दोनों लोगों की कंसेंट होनी चाहिए, वो एक अलग कानूनी मुद्दा है, बट दोनों लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना है। आप सेक्स की बात अगर करें तो समाज में सेक्स दो चीज़ों के लिए किया जाता है, ब्रॉड लेवल पे अगर आप देखें, दोनों की सहमति हो तो भी, चाहे शादी भी करते हैं, जब दो लोग शादी करते हैं एक अडल्ट एज पे, दो चीज़ों के लिए, वन इज़ प्लेजर, एनी टाइम एवरीवेयर एनीवेयर, आई मीन विद इन सामाजिक मर्यादाओं में रहते हुए, एंड सेकेंड इज़ रिप्रोडक्शन, जिससे ये धरती अनंत काल से अनंत काल तक के लिए चली जा रही है। नहीं रिप्रोडक्शन होगा तो रुक जाएगा। बट अगर वो बच्चा या बच्ची मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है उस दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की, जो कि उसका इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है। अगर उसे नहीं पता कि सेक्स के दौरान हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, सेक्स के दौरान हमें एसटीडीज से बचना चाहिए, क्या सही तरीका है सेक्स करने का, तो उसको हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी में डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में अगर आप देखें, और इसके फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारी, जैसे एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम हमारा 2005 में आया, बाद में एक और प्रोग्राम 2018 में आया, तो इन सब के इम्प्लीमेंटेशंस की तैयारी की गई, कोशिश भी की गई, लेकिन उन्हीं के साथ फाइल्स लगी हुई हैं ये कहते हुए कि बहुत कम इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, एक्सेप्टेंस बहुत कम है, पेरेंट्स अपने बच्चों तक से बात नहीं करते, टीचर्स मना कर देते हैं कि भाई सेक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें ऐसी हैं। स्कूल में ये सारे क्यूरिकुलम आते हुए भी हम सिर्फ पैड डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित हैं। बच्चियों को बच्चों से अलग करके बच्चियों को उनकी उस एज ग्रुप में प्यूबर्टी के बारे में, हाइजीन के बारे में और पैड के बारे में बता के हम इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन सेक्स के लिए हम उन्हें खुला छोड़ना चाहते हैं। कल अगर कोई बच्चा प्रेग्नेंट होता था जो वो नहीं चाहता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यही समाज लेगा जिसने उन्हें 16 साल पे इसके लिए खड़ा किया? और एक और चीज़, हम ये कहते हैं कि ठीक है, किसी से कहते हैं भाई सुधर जाओ, वो नहीं समझता, या कहते हैं कि सीख लो, नहीं झुकता, तो हम कहते हैं समय तुम्हें सिखा देगा। क्यों वो 2 साल हम उनका सीखने के लिए कम कर रहे हैं? एक इतनी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी को लेने के लिए कि हम 18 से उठा के उन्हें 16 पे खड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद उन चीज़ों के लिए उन्हें आगे। लास्ट में प्यूबर्टी की जो बात थी, वैसे यहाँ पर नहीं,
आज प्यूबर्टी नेचुरल नहीं है। आप देखें कितना केमिकल अडल्ट्रेशन हो रहा है हमारे दूध का, फूड का, हर चीज़ में केमिकल्स डाल के, हार्मोन्स डाल के दूध प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बच्चे का नेचुरल नैसर्गिक जो हार्मोनल डेवलपमेंट है वो हमने ज़बरदस्ती सोसाइटी से खींच के अडल्ट्रेशन की वजह से गलत तरीके से उन चीज़ों को उगा कर पैदा करके उन बच्चों तक पहुंचाया है, जिससे उनकी पुबर्टी जल्दी अचीव हो रही है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि नाउ शी इज़ और ही इज़ फिजिकली प्रिपेयर्ड। ये तो हम ज़बरदस्ती, हो सकता है कल प्यूबर्टी 12 ही साल भी अटेन हो जाए, हो सकता है 8 पे भी अटेन हो जाए, तो क्या हम उन्हें 8 या 10 साल पे सेक्स के लिए छोड़ देंगे? सो दिस इज़ माई पॉइंट। आई थिंक हियर वी हैव टू कंसीडर। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा। ये जो आज हम बात कर रहे हैं इसका प्यूबर्टी से संबंध ही नहीं है, इसका अपराध से संबंध है। क्योंकि बिल्कुल क्योंकि प्यूबर्टी की एज मान लीजिए 12 साल है, और 12 साल हम तो नहीं कह रहे कि आपको हम अलाउ कर देंगे किसी तरह का इस तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। 16 करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये नहीं है कोई कि 16 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं। हम समाज देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं ये हमारा फैसला है। कानून लोगों की इच्छा शक्ति के प्रतिबिंब होते हैं, और कानून ही अपराध की डेफिनेशन तय करते हैं, लोगों के अधिकारों की नहीं करते। मैं फिर वही बात कहूँगा, बच्चा चाहे 12 का हो, चाहे 13 का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 16 का हो, जब तक वो अपने मुंह से नहीं कहता, जब तक वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं जाता, तब तक ये बात नहीं आ सकती। अभी हमारे पास एक केस आया थोड़े दिन पहले, डॉक्टर साहब 16 साल की बच्ची जी, और प्रेग्नेंट हो गई, सो कॉल्ड लव अफेयर है, लड़की अपने मुंह से कह रही है मेरा इससे प्रेम संबंध है और इस आदमी के साथ जो है मैं शादी करना चाहती हूँ। आदमी कितने साल का था? 45, शादीशुदा, 3 बच्चों का बाप। बच्ची अगर किसी ने बहला ली तो उसको समझाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये अगर कंसेंट का मामला है तो रेप का केस नहीं लग सकता, इसे क्वॉश कर दिया जाए। बच्चों की सुरक्षा को हमने धता बता दिया। 16 साल की उम्र में हमने कहा कि अगर कुछ हमारे पर्सनल लॉज अलाउ करते हैं बाल विवाह, तो बाल विवाह को हमने कह दिया कि ये जायज़ है। क्योंकि और ये गलत है, ये इंटरप्रिटेशन भी गलत है, ये लीगली भी गलत है, ये मॉरली भी गलत है। लेकिन मैं कहूँगा जब कानूनी क्लियर है उस पर, तो एक जो हमारी प्यूबर्टी की समझ है वो हमारी एक्सपेरिमेंट की समझ तो हो सकती है, वो हमारी अपराध की समझ नहीं हो सकती। 15 साल से 15 साल के बच्चे का अगर कोई संबंध है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कपल का, तो कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। जब 15 साल की बच्ची का 25 साल के उसके टीचर के साथ संबंध होता है, तब समाज की जिम्मेदारी है ना उसकी सुरक्षा के लिए आगे आए, तभी कानून लगते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि 18 से 16 की बहस करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम ऐसे ही कह रहे हैं 16, हम 15 भी कह सकते थे, हम 14 भी कह सकते थे, कल 16 हो गई और उसके बाद हम इस पे बहस करने लगे कि 14 साल में लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको अलाउ करना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कैसे भारत का, कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, बहस इस बात की हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं। मतलब अब आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है शायद हम लोग कानून को समझ नहीं पाए, हम इस बहस में अटक के रह गए कि 15 से 16 ठीक है कि नहीं है, हमारा सामाजिक ढांचा क्या कहता है। जबकि मैं आपसे जानना चाहूँगी ये बहस शुरू कैसे हुई कि जैसे इंदिरा जयसिंह जी हैं जिन्होंने पिटीशन डाली है, वो ये कह रहे हैं क्लोज टू एज, मतलब ये 2 साल 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि 181% जो है केसेस बढ़ गए हैं क्योंकि आपने 18 कर दी है। तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं जब कंसेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, अपराध की बात हो रही है। मैं बहुत ही विनम्रता से इंदिरा जयसिंह जी मैडम के साथ असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ। अपराध की रिपोर्टिंग ये नहीं होती कि अपराध बढ़ रहा है, ये समझ ही नहीं है इसका मतलब कि अपराध क्या है। 2012 में जब तक हमने पॉक्सो बनाया नहीं था तो भारत का कानून 2 धाराओं पे निर्धारित था। एक थी 354 सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरी थी 376 रेप। इसके बीच में कुछ नहीं था। तो सेक्सुअल असॉल्ट विथ एन इंटेंट टू क्या कहते हैं, ये
टू अटैक द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। एक महिला की, किसी भी उम्र की महिला की मॉडेस्टी को अटैक करने के लिए कोई सेक्सुअल असॉल्ट करे तो ये एक अपराध था, और बाद में सीधा रेप था। रेप मतलब पीनल वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। 2012 में हमने सबसे पहले कहा कि इसकी परिभाषा बदलो, चाहे इंसर्शन हो किसी बॉडी के पार्ट का, फिंगर का हो, ऑब्जेक्ट का हो, किसी और चीज़ का हो, ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, इस तरह की चीज़ों को रेप की परिभाषा में लाओ। ये पॉक्सो ने किया। सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा बदलो, ये पॉक्सो ने किया। बाद में निर्भया कांड के बाद पूरा देश सड़कों पे आया गुस्से में, तब जाके रेप की परिभाषाएं बदली, आईपीसी बदली, नए ऑफेंसेस आए। आज से करीब 60 साल पहले एक ऐसा केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 6 महीने की बच्ची की कोई मॉडेस्टी नहीं होती, तो यदि उसको किसी ने गलत तरीके से इनअप्रोप्रिएटली टच किया है और रेप नहीं किया, पीनल वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, तो वो अपराध नहीं है। हम कानूनों को बढ़ावा देके, सख्त बना के उन बच्चों की सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़े हैं। तो ये तो एक बहुत क्लियर बात है। दूसरा, अब हमने जब कानून बनाया 10 साल पहले, तो उस कानून में जब नए अपराध बने तो ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग बढ़ी। उससे पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट थी कि 50% से ज़्यादा लड़के और 70% के आसपास लड़कियां किसी न किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार हैं। एक महिला भारत में ये बता दे कि उसने जो है सड़क पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया हो और उसका किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ना किया हो, और रिपोर्टिंग कितनी होती है? लगभग न के बराबर। तो मैं पहले तो ये बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अपराध का बढ़ना या अपराध की रिपोर्टिंग का बढ़ना, नंबरों का बढ़ना अपराध का बढ़ना नहीं होता। दूसरा, रिपोर्टिंग नहीं हो रही, अपराध का सामने आने जैसा है, सामने आने जैसा है। दूसरा, एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल भारत का दूंगा जिसमें भारत विश्व गुरु है आज बच्चों की सुरक्षा में। यहीं आपके नोएडा में 2006 में निठारी का केस हुआ था, जब बच्चे गायब हुए थे। निठारी के गायब बच्चों की FIR नहीं दर्ज हो रही थी, क्योंकि मिसिंग चाइल्ड भारत में कोई ऑफेंस नहीं होता था। ये आपकी मैं उसमें एफर्ट्स में आया है। मैंने उसमें मैं एक सबसे पहले कंप्लेनेंट्स में से भी एक था, और बाद में मैंने एक रिसर्च को लीड किया। करीब 4 साल तक हमारे पास संसाधन नहीं होते थे, पैसे नहीं थे, कैसे पता करो भारत में कितने बच्चे गायब हो रहे हैं। तो RTI में हम जो है 10-10 रुपए की RTI डाल के पूछते थे थाने के लेवल पे कि थानेदार बता दे कि भाई कितने बच्चे गायब हुए, और फिर हम NCRB से नापे। तो 2003 में भारत में लगभग 45,000 बच्चे गायब हुए और लगभग 3,000 FIR कटी। 2010 में जब हमारी ये रिसर्च थोड़ी आगे बढ़ी तो लगभग 1 लाख बच्चे गायब हो रहे थे और 8,800 FIR कट रही थी। हर 10 बच्चे के गायब होने पे 1 FIR थी। हम सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा हो क्या रहा है। अब हम बात कर रहे हैं गरीब माता पिता की। वो थाने में गए, उन्हें नहीं पता कॉग्निसेबल नॉन कॉग्निसेबल क्या होता है, उन्हें नहीं पता मिसिंग चाइल्ड किडनैपिंग के बीच का फर्क क्या होता है, उन्हें नहीं पता मेरा बच्चा गायब है ये अपराध नहीं है और मेरा बच्चा किसी ने अगवा कर लिया ये अपराध है। तो थाने में वो माँ बाप जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा कि आप इसको देखिए कि 1 लाख बच्चे गायब हैं, 90,000 भगवान भरोसे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक नए कानून का जन्म दिया और कहा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ क्राइम, यानी कुछ सिचुएशंस में ये होगा कि आप मान के चलोगे अपराध हो गया और पुलिस प्रूफ करेगी इन्वेस्टिगेशन से कि अपराध नहीं हुआ। तो पुलिस को कहा गया कि अगर बच्चा गायब है, आप मानो कि ये किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग का केस है, आप इन्वेस्टिगेशन से प्रूफ करोगे नहीं था। उस ओनस उनके ऊपर दे दिया। अब मैं दोबारा आंकड़ों पे आता हूँ। 45,000, 1 लाख, और जिस साल ये जजमेंट आई उस साल का आंकड़ा था 1,60,000, 1,38,000 ऑफिशियल था, फिर वेस्ट बंगाल वगैरह के आए नहीं थे आंकड़े, तो 1,60,000 के आसपास था। FIR 3,000 थी, 8,500, 8,800 थी और 27,000 थी। जजमेंट के आने के बाद सडनली देश में हवा बदली, पुलिस ने FIR काटनी शुरू की, लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। 2015 में 200% बढ़ा, 55,000 FIR कटी किडनैपिंग एब्डक्शन की, लेकिन गायब होने वाले बच्चों की संख्या 45,000 से 1 लाख से 1,60,000 से गिर के 60,000 रह गई।
1 लाख बच्चे भारत में गायब नहीं हुए 2015 में, क्योंकि उन्हें अगवा करने वाले, किडनैप करने वाले, ट्रैफिकिंग कराने वाले लोग अब अपराधी मान के जेल में डाले गए थे, पकड़े गए, जेल में थे। तो जो ये बात है ना कि अपराध की रिपोर्टिंग बढ़ी है, अपराध की रिपोर्टिंग बढ़ना अपराधी को सजा दिलाने का पहला स्टेप होता है। तो इसलिए ये तो इसको तो सेलिब्रेट करने की चीज है, और इसको तो अपराध को एक्सपोज करने जैसा है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपने बहुत सारे लोग बैठे हैं और यहाँ थर्मामीटर आपने लगाया, मैं डॉक्टर की तरफ बात कर रहा हूं, बिल्कुल, और 4 को बुखार लगा तो आपने कहा कि यार बुखार बढ़ रहा है। बुखार नहीं बढ़ रहा है, समाज में बुखार है, लेकिन आपने पता करना शुरू किया कि 10 में से अब 4 को बुखार है, पहले 10 में से 0 को बुखार है, थर्मामीटर लगाया ही नहीं है। अब ये जब ये कानून बना और मिसिंग चिल्ड्रन के मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए और ये संख्या घट गई। आज भी ये संख्या जो है 70-80 हज़ार से ऊपर नहीं गई है। 80 हज़ार बच्चे गायब होते हैं, 70 हज़ार FIR कटी हैं और रिकवरी भी 85% बच्चों की हो रही है। तो ये एक भारत ने पूरी दुनिया को सिखाया कि प्रोसिक्यूशन इज द आंसर। एक तो अपराध का रिपोर्टिंग एक बात है। दूसरा, आज से लगभग 2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की थी। ये आज नहीं शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की और मल्टीपल हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि भैया एज ऑफ कंसेंट के ऊपर जो है हम चाहते हैं लॉ कमीशन एक इस पे संज्ञान लेते हुए रिकमेंडेशन दे कि भारत का कानून क्या होना चाहिए। लॉ कमीशन ने सबसे बात की, सारे देश की स्टडी की, सारी जजमेंट्स एनालाइज की, सारी चीज़ों को जो है समझा। और उन दिनों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, या संयुक्त राष्ट्र की बैकिंग से एक रिपोर्ट आई थी, एक NGO की, भारत के चीफ जस्टिस ने लॉन्च की थी, जो ये कहती थी कि पॉक्सो के 40% से ज़्यादा मुकदमे यही फर्जी हैं और इसी तरह के 16-18 टाइप के रोमांटिक रिलेशनशिप्स के हैं, इन्हें सज़ा दी जा रही है। हमने पूछा कि आपका आधार क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है रिपोर्ट का। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी है, हमने जजमेंट एनालाइज की है। कितनी जजमेंट? 200 से कम। 2.5 लाख मुकदमे हैं भारत में पॉक्सो के, 200 जजमेंट एनालाइज करके आपने फैसला कर लिया अपराध हुआ कि नहीं हुआ। और जजमेंट की एनालिसिस कैसे की जा सकती है? क्योंकि जजमेंट का आधार होता है नंबर 1 अपराध हुआ कि नहीं, नंबर 2 अपराधी कौन था। जजमेंट तो ये भी कह रही है ना कि अपराधी कोई नहीं था। आज हम 20 साल बाद कह दें कि निठारी के अगर दोनों जो अक्यूज थे वो छूट गए तो क्या निठारी में अपराध नहीं हुआ? किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई? किसने मारा निठारी के बच्चों को? अगर उन्होंने नहीं मारा तो किसी की तो जिम्मेदारी है। तो ये रिपोर्ट बाद में वापस ले ली गई, इसको खत्म कर दिया गया। और लॉ कमीशन ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी सितंबर 2023 में। जो रिपोर्ट में ये कहा लॉ कमीशन ने कि पॉक्सो के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, पॉक्सो में कोई एज ऑफ कंसेंट नहीं इंट्रोड्यूस की जाएगी। और 2 तरह की बातें उन्होंने बताई। पहली, अगर वाकई दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप है और दोनों 18 के नीचे हैं तो प्रोटेक्शन वैसे ही है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, कुछ नहीं करने की जरूरत। और यदि दोनों के बीच का एज डिफरेंस 3 साल से कम है, लड़की मान लीजिए 17 की है और लड़का 18 का है या 19 का है, तो उन्होंने कहा कोई एज ऑफ कंसेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। गंभीर अपराधों में, रेप के अपराधों में एक छोटा सा प्रोविजो डाला जा सकता है कि यदि कोई ट्रैफिकिंग नहीं है, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं है, कोई इसके अंदर इल इंटेंशन नहीं है, बेसिकली माने ग्रीवस हर्ट नहीं है, स्टॉकिंग नहीं है, बच्ची के कोई पुराना अपराधी नहीं है, ये इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, और लड़की की स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, पहले दिन से कह रही है मेरा इससे प्रेम था। अगर वो लगातार ये चीजें चल रही हैं तो कोर्ट मिनिमम पनिशमेंट हटा दे, मिनिमम पनिशमेंट हटा दे और कोर्ट उसके बाद छोड़ सकता है। बात खत्म, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। अब क्या उन्होंने कंसेंट कम करने की बात की? नहीं। क्या उन्होंने कंसेंट इंट्रोड्यूस करने की बात की? नहीं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बिना आप फैसला कर ही नहीं सकते, तो कोर्ट जो है ये फैसला करेगा। इन आधार पे आधार भी दे दिए। आज भारत में बच्चों की, जैसे आपने बात की कि उनको अपनी फिजिकल, अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं पता, पहली बात तो ये कंसेंट वाला मुद्दा ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एंगल भी सामने आया है कि आपने बोला बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, ये उम्र ऐसी होती है व्हेन यू आर डिस्कवरिंग योर बॉडी। आप प्यूबर्टी की उम्र को इसीलिए नाजुक उम्र कहा जाता है, जब आप नई नई चीज़ों के आप एक्सपोज होते हो, प्लस आप अपनी बॉडी को सीख रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ललायत करती हैं। तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या आगे जाके हो सकती है, रिजेक्शन हो सकता है। मान लीजिए कि
पहली बार में आप जाते हैं और आपका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के संग बनता है, फिर आप रिजेक्ट हो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो ये बच्चों की मनस्थिति में आगे भी असर डाल सकता है। तो 18 साल से कम उम्र, जैसे वयस्क उम्र से नीचे किसी भी चीज़ में कंसेंट देने का अधिकार तो देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सही है ये बात। मैं इसमें इसको इस तरह से कहूँगा कि कंसेंट सिर्फ, जैसा विभू जी ने कहा कि कंसेंट हमारे समाज में उनकी सुरक्षा के लिए, या ये एक लॉ एज का जो बार बनाया गया उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनकी समझ को निर्धारित करने के लिए नहीं है। 18 साल में भी मैं तो ये कहूँगा कि यदि मेरी बेटी है और 18 साल में वो इस चीज़ के लिए मैच्योर नहीं है कि वो सेक्सुअली इंडिविजुअल डिसीजन लेके सेक्सुअली एक्टिव हो जाए या कुछ इस तरीके का डिसीजन इंडिविजुअल ले ले, तो मैं उसमें इंटरवीन करूँगा। अदरवाइज फैमिली का, समाज का, सोसाइटी का या कोर्ट कचहरी का सबका रोल ही क्या है? फिर तो सबको खुला छोड़ देना चाहिए, एक एज के बाद वो जो करें वो सही है। तो यहाँ पर बहुत सारी मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना है। सिर्फ एज ये डिसाइड नहीं करेगी कि वो ये चीज़ कर भी सकते हैं, और अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारी, देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ का उदाहरण देते हैं कि विदेशों में तो ये होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। भाई, विदेशों में जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ होती हैं क्या? तो हमने अपने समाज को जिया है और उसी समाज को हम लेके आगे चल रहे हैं। जब हम मंगल ग्रह पे जाएंगे और नई कॉलोनी बसाएंगे, उस जगह पे हो सकता है हम नए तरीके से लॉ शुरू करें और उस चीज़ को, यहाँ तो हमको उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं, बट उन बच्चों को जो कि अभी अपनी उम्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेनली मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, और वो सोसाइटी से एक्सपोज हो रहे हैं जिनको कि बिल्कुल हमने अभी तक उन्हें दिखाया नहीं था। कौन से माता पिता अपने भाई बच्चों के सामने सेक्सुअल एक्ट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये तो बहुत ही एक्सेप्टेड वो है, लेकिन हम सामाजिक मर्यादाओं में रहते हैं। विदेशों में तो सब सामने करते हैं ये सारी चीज़ें, जैसा कि अब बहुत फिल्में भी नहीं देखते, बच्चों के सामने हम उस तरह नहीं देखते। तो हम उन चीज़ों पर गर्व करें, ना कि उन चीज़ों को हम बड़ा पीछेपन की तरह या हम अपने आप को बड़ा पिछड़ेपन की तरह लेके चलें, ऐसा तो नहीं है। तो जो बच्चों की एक मानसिक स्थिति उसको हमें समझना पड़ेगा, उसे एज से हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक हमने ओवर द टाइम देखा है, डॉक्टर की तरह भी मैंने देखा है कि हाँ, जब हम एक कंपटीशन में जाने के बाद उसको इंडिविजुअली बाहर रहने के लिए छोड़ सकते हैं। वो अपनी करियर को डिसाइड करने के लिए हमने 18 साल डिसाइड किया है। आपने वोट करने के लिए कि आप क्या एक कौन सी गवर्नमेंट चुने, कैसे आपको अपने समाज को आगे बेहतर करना, उसके लिए कि आपने एक आर्बिट्रेरी लाइन खींची है। तो इसके लिए भी इसी तरीके से उससे पहले आप उसको फांदने के लिए तैयारी मत तैयार शुरू करें, और अगर करना भी है तो आपको पहले भूमिका तैयार करनी होगी। क्या हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्या हमारे बच्चों से हम सेक्स के बारे में बात करने में सहज हैं? हम तो बड़े हैं। आप किसी भी पेरेंट से पूछ लीजिए कि क्या वो, शायद आपको ये तो परसेंटेज फिर भी आपने बहुत एक 1% और 2% कहा, तो भी हम इतनी बड़ी सोसाइटी में उसको थोड़ा सा एक नंबर मान के चलेंगे। क्या 0.01% पेरेंट्स भी अपने बच्चों से बात करते हैं इसकी? नहीं। एजुकेट करते हैं। हम शादी करते हैं, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, कई बार बहुत ज़्यादा उन पे खर्च कर देते हैं कि शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट डे हमें पता है कि क्या होना है। क्या हमने उन्हें एजुकेट किया उसके लिए? सुहागरात का कमरा इतना अच्छा आपने तैयार किया है, क्या आपने ये उन्हें बताया कि बेटा सही एक्ट क्या है? एक समाज की पूरी जिम्मेदारी उन पे है। एक आगे रिप्रोडक्शन एंड जो प्रोजेनी है, एक आगे नई जनरेशन आएगी, वो उन दोनों के ही साथ आने से आएगी। लेकिन क्या उसको हमने टेक्निकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर किया है? आपने अगर 18 से कम अलाउ किया तो कल बाल विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि ये कंसेंट है। बिल्कुल। बच्चों की ट्रैफिकिंग हो जाए, खरीद फरोख्त हो जाए, जो लड़कियां बेच दी जाती हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में है, प्रोस्टिट्यूशन में है, जिनको पैसा देके जिनका बलात्कार किया जा रहा है, पैसा अगर उन्होंने ले लिया तो वो भी तो कंसेंट माना जाएगा। ये जब हम समाज की बात कर रहे हैं, हम जब समाज के निर्माण की दूसरों के साथ कंपटीशन की बात करें, किसी के साथ, तो हम पहले इसमें कंपटीशन करें ना कि हमने सुरक्षा के लिए क्या किया। yes. हम इसमें कंपटीशन करें ना कि हमारे यहाँ 3% क्यों है कन्विक्शन रेट। बच्चों के बलात्कार का, अक्यूज्ड का कन्विक्शन रेट टोटल केसेस का 3% है। 100 में से 3 को सज़ा हो रही है। तो डर कहाँ से आएगा? डर कहाँ से आएगा?
डर तो उन बच्चों में आ रहा है जिनको कि उन्होंने एक तरह से एक्यूज बना दिया। हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा। 97% बच्चे जो इस चीज को झेल रहे हैं, गुजरे हैं, हाँ। वो उस समाज में क्या एक मैसेज लेके बैठे हैं, उस समाज से वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल तो खुद एक्यूज्ड फील कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये दबी छुपी बात नहीं है। सॉरी, मैंने आपने इंटरप्ट किया। नहीं, आप बिल्कुल, दबी छुपी बात नहीं है कि जब किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा अप्राकृतिक कार्य होता है, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, समाज उसे आउटकास्ट करता है, अपराधी को नहीं करता। अपराधी खुला घूमता है, धमकी देता है। ये 3% का फिगर ही इसीलिए है क्योंकि उनको डर के आप पीछे बैठा देते हैं। आपने उन्हें सामने आने के लिए अब जो एक कानून का प्रोटेक्शन है वो भी पीछे खींचना शुरू कर दिया। क्या हम इसे 1.5% पे या 1% पे लाना चाहते हैं? समाज के वही लोग होते हैं जो आसपास होते हैं आपके। आप सोचिए कि यही बात अगर कल को बच्ची, वैसे कितनी बच्चियां सेक्सुअल अब्यूज़ का रिपोर्टिंग कर रही हैं, कितनी लड़कियां हैं जो रिपोर्ट करती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। उन्हें घर से कितना सपोर्ट मिलता है सर कि अगर रिश्तेदार या कोई जानकार कर रहा है वो बोलती भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा समाज सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारी कचहरियां 2 महीने का कानून है, 2 महीने में रेप के ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। कॉम्पनसेशन उनका राइट है जिसके लिए आप और हम टैक्स देते हैं। कॉम्पनसेशन अवार्ड होना ही चाहिए। दिल्ली में, देश की राजधानी में, पिछले 10 साल में 81,000 केस हैं जहां कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया रेप और पॉक्सो का। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये बात आई, उन्होंने संज्ञान लिया और उसके बाद आगे जब उसकी रिसर्च की गई, सब महिलाओं ने, बच्चों ने मना कर दिया, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हम नहीं करना चाहते अब कोर्ट कचहरी के चक्कर। एग्जैक्टली। तारीख पे तारीख अगर लगती है तो वो आदमी का मनोबल तोड़ती है। और समाज में डर और समाज में मुझे ये नहीं चाहिए। इसका जो मैसेज है वो अपराधी की तरफ न जाके विक्टिम की तरफ जाता है, तो विक्टिम आगे नहीं आते। हमें अगर कानून में ये दायरे तय करने हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो सबसे पहले इस पे तो बहस होने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि ये कानून गलत है तो भी उसका तरीका वो है जो कि लॉ कमीशन 3 साल पहले दे चुका। आज इंदिरा जयसिंह मैडम कोई नई बात नहीं कर रही। और दूसरा, मैं एक बात आपको फिर याद दिलाऊंगा, इंदिरा जयसिंह मैडम ने अपने एफिडेविट में कोर्ट से जो प्रेयर मांगी है, उस प्रेयर में पैरा नंबर 142 में उन्होंने लिखा है कि एज ऑफ कंसेंट कम नहीं होनी चाहिए। ये उनका कोर्ट में एफिडेविट है, बाहर मीडिया क्या बात कर रही है मैं नहीं जानता। तो कोर्ट का एफिडेविट जब ये कह रहा है कि एज ऑफ कंसेंट कम नहीं होनी चाहिए, तो बात बहस शुरू कहां से हो रही है? सही बात है। मुझे लगता है हमारी बहस जो है ना, एज ऑफ कंसेंट कम होनी चाहिए नहीं, एज ऑफ कंसेंट इंट्रोड्यूस भी होनी चाहिए कि नहीं, ये होनी चाहिए, है ना, यही होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो भुवन जी, आपने बहुत काम किया तस्करी के लिए, बच्चों की तस्करी के लिए किया है आपने। बाल विवाह मुक्त भारत 2030 तक होगा, इसमें आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस तरीके की अगर कोई कानून आ जाता है या कोई क्लॉज आ जाता है, अब तो मैं ये कहूंगी कि इंट्रोड्यूस हो जाता है, कितना पीछे चले जाएंगे हम? बहुत। हमारी रोज की लड़ाई ये है कि आज भारत बहुत तेज गति से बच्चों की सुरक्षा में विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रणी है। मैंने अभी मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा बताया आपको। न केवल हमने उसको रोक दिया बल्कि रिवर्स कर दिया। 1 लाख बच्चे आज भारत में गायब नहीं होते क्योंकि कानून इतनी सख्ती से इन्फोर्स हो रहा है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट है मानव दुर्व्यापार ट्रैफिकिंग पे। 30 देशों ने उसमें डेटा नहीं दिया, भारत, चीन, कई लोगों ने नहीं दिया। 2023 की उसकी रिपोर्ट थी कि पूरी दुनिया में 45,000 बच्चों को ट्रैफिकिंग से छुड़ाया गया और लगभग 19,000, 18,848 मुकदमे दर्ज किए गए, शुरू किए गए, न के बराबर। 2024-25 में हमारे संगठनों ने, साथियों ने, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के जो साथी हैं, उन्होंने इस साल लगभग 38,000 मुकदमे किए और 55,000 बच्चों को ट्रैफिकिंग से छुड़ाया। पूरी दुनिया ने जो मिलके किया है, 180 देशों ने, उससे ज़्यादा काम भारत ने अकेले किया है, दुगना ज़्यादा। एक तो ये अचानक पीछे चला जाएगा क्योंकि आप उसको लीगलाइज कर दोगे, आप ये कह दोगे, कानूनी प्रोटेक्शन दे दोगे कि आप बच्चों को, अगर मैंने पैसा दे दिया तो कंसेंट हो गई, हर मुकदमे में बयान यही आएंगे। और डीले, जो ट्रायल में डीले है, वो डीले डिफेंस की टैक्टिक होती है।
वो प्रोसिक्यूशन की नहीं होती। क्यों डिले करना है? क्योंकि आज गुस्सा है, 6 महीने बाद थोड़ा कम होगा, 2 साल बाद और कम होगा, 5 साल में ये बिल्कुल ही थका जाएंगे, तब इनको किसी तरह धमका के पैसे देके कुछ करके बयान बदल दिया जा सकता है। एक दूसरा, बाल विवाह मुक्त भारत। पूरी दुनिया में भारत में 1/3, जो पूरी दुनिया की बाल विवाह की समस्या है, भारत में 1/3 है। ये एक व्यू पॉइंट है, देखने का नजरिया है। 23%, 24% बच्चियों की शादी यहाँ हो गई थी। आज से 3 साल पहले बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ ग्रास रूट्स पे। पिछले साल भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत को अपनी एक फ्लैगशिप कैंपेन की तरह लॉन्च किया 27 नवंबर को। 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एक दिन में शपथ ली कि हम भारत को बाल विवाह से मुक्त करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था। कभी किसी विषय पे इतने लोग एक साथ इकट्ठे ही नहीं हुए जितने पिछले साल भारत सरकार ने इकट्ठे कराए और सबसे एक शपथ दिलवाई। और ये तो भारत तो फिर भगवान राम का देश है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सबने वचन लिया कि मैं जो है बाल विवाह के खिलाफ करूंगा। नतीजा ये हुआ कि 2 साल में 3,75,000 से ज़्यादा बाल विवाह रोके गए। अब बाल विवाह सबसे ज़्यादा कब होते हैं? 15, 16, 17 की उम्र में। अचानक आप एक दिन में लीगलाइज कर दोगे कि ये है। तीसरा, जो अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम शादी से पहले उनको बता नहीं रहे। अरे अगर हम बाल विवाह कर रहे हैं, किसी बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, तो हम ये समझ नहीं रहे कि जिस बात को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बच्चे का शाम को होने वाला बलात्कार है। जो बच्ची के साथ कल जो इन्होंने जिक्र किया कि अगर हम उसको सेक्स एजुकेशन नहीं दे रहे तो जो होगा वो तो बलात्कार है, रेप है, भारत के लॉ में रेप है। तो इसलिए हम लॉ को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। और यदि हमें, मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर सुरक्षा ही देनी है तो उसका तरीका ये नहीं है जो बहस का तरीका है। उसका तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप मिनिमम पनिशमेंट को हटा के ये कह सकते हैं जहाँ पे बच्ची की स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो, कोई ट्रैफिकिंग नहीं है, कोई दुर्व्यापार नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई ग्रीवस हर्ट नहीं है, कोई हैरेसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और बच्ची कह रही है कि यार मैं इसके साथ, शादी तब भी अलाउड नहीं है, लेकिन बच्ची ने कहा कि मुझे गलत बताया गया, या हम लोगों के ऊपर माता पिता का दबाव था, या किसी समाज के किसी आदमी ने रिपोर्ट कर दी है, तो मैं नहीं करना चाहती मुकदमा। वहां पे और एज गैप ज्यादा, और एज गैप 3 साल से कम, 3 साल से ज्यादा ना हो, और एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। ये नहीं कि आज इंस्टाग्राम पे मिले और कल जाके बात हो रही है। तो ये जहां पे हो रहा है वहां पे ये बहुत आसान है करना ये, लेकिन जो बहस हो रही है वो गलत दिशा में हो रही है। एक रीसेंट रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें ये लिखा था और बड़ी सही लाइन लिखी हुई थी। बिकॉज ऑफ सी वी आर सेलिब्रेटिंग अवर स्ट्रेंथ बाय पॉपुलेशन एंड ऑल्सो वी आर डिफीटेड बाय इट। हमें इससे हार कभी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि भारत सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन तीनों है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना कुछ है। आपको पता कितने लोग, कितने बच्चे जो 10 साल से 19 साल के हैं, करोड़ों की संख्या में दे आर ऑन द स्ट्रीट्स। सही है। तो ऐसे बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फिगर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, 66.8% ऐसे बच्चे या तो अपनी फैमिली से या आसपास के लोगों से सेक्सुअली एक्सप्लॉयट होते हैं। उनकी बात कोई तब नहीं सुनता। तो अगर हम इन सिचुएशंस में और लॉ को लूज कर देंगे, ढीलापन कर देंगे, तो ये संख्याएं पहले हमें इनको कम करना होगा, उसके बाद फिर लॉ को आप रिलैक्स करिए। सोशल फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। मैम, सोशल फैब्रिक के साथ वही जो डॉक्टर साहब ने कहा 66% में मान रहा हूँ कि किसी रिपोर्ट में आई बात। 3 करोड़ बच्चे स्ट्रीट पे हैं, 66% बताइए कितने होते हैं? 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है। सरकारी रिपोर्ट थी 12 लाख बच्चियां जो हैं वो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में थी 20 साल 15 साल पहले। अब वो संख्या कुछ कम घटी बड़ी होगी। एक दिन में अगर उनका 5 आदमी रेप कर रहे हैं तो देश में दिन में 50 लाख रेप हो रहे हैं। सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है 1 करोड़ 80 लाख बच्चों का। हम बात कर रहे हैं किसकी सुरक्षा की? 3200 लोगों की। 3200, 1 करोड़ 80 लाख की जहां रेप हो रहे हैं उन बच्चियों की सुरक्षा की हम बात नहीं कर रहे। और 3200 की सुरक्षा पे पूरी दुनिया लगी हुई है। मैं 3200 की सुरक्षा भी चाहता हूं, लेकिन उन 1 करोड़ बच्चों को हाशिए पे रख के नहीं। पहले बच्चियों को सुरक्षा दीजिए, पहले पॉक्सो को एनफोर्स कीजिए, पहले कॉम्पनसेशन दीजिए, पहले क्या कहते हैं अपना 2 महीने में ट्रायल कंप्लीट कीजिए,
और उसके साथ साथ यदि इस तरह के केस कोई आ जाते हैं तो इनके लिए कानून में छोटा सा बदलाव करने की जरूरत है, वो कर दीजिए। मिनिमम पनिशमेंट हटा दीजिए, दैट्स ऑल। करेक्ट। बट मैं बोल रही हूँ सर कि हमारा सोशल फैब्रिक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे कल्चर भी बहुत हैं, रिलीजन भी बहुत हैं, हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे स्कोप बढ़ जाते हैं। कानून की मैं बात कर रही हूँ कितना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी आर्टिकल 377 का, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा था कि भाई समलैंगिक रिश्ते जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एक कानून आ गया तो लोगों में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमें जस्टिस मिलने में जितना टाइम लगता है ना, आधे लोग इसलिए वापस ले लेते हैं, आपने सही कहा, कि वो समाज से परेशान हो जाते हैं। समाज आपको इतना नीचे दिखा देता है विक्टिम को कि शायद वो अपनी हिम्मत ही हार जाता है। लॉ प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल कि लोगों का दिमाग भी चेंज हो। कभी ना कभी एक स्ट्रिक्ट मास्टर बन के बताना पड़ता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो गलत है। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कई बार गेहूं के साथ खून पिस जाता है। ये सेक्शन 377 इसी तरह की बात है। सब चाहते हैं कि इस तरह के समलैंगिक रिश्तों को कोई अपराध न माना जाए, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो जो बहस थी वो थी इसे ख़त्म कर दो। आज ये ख़त्म हो गया। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये पूछता हूँ कि अगर किसी समलैंगिक रिश्ते में किसी आदमी के साथ कोई रेप हो जाए, आज अब्यूज़ हो जाए एडल्ट के साथ, 18 साल के लड़के के साथ, उसकी प्रोटेक्शन क्या है? आपने उसकी प्रोटेक्शन भी हटा दी है। डीक्रिमिनलाइज करना और क्रिमिनल ऑफेंस बनाना फ़र्क होता है। आपने जब उसको ख़त्म करने की दिशा में इतनी ज़्यादा एडवोकेसी की और ख़त्म कर दिया तो ये भूल गए कि प्रोटेक्शन भी तो कर रहा था वो। 18 साल के लड़के की प्रोटेक्शन तो ख़त्म कर दी, उससे कम छोटे बच्चे की क्या प्रोटेक्शन है आज? पॉक्सो। उस पॉक्सो में आप कह रहे हो कि उसमें भी कम करेंगे, और वो तो एप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और समाज की जहाँ तक बात है, समाज में अगर कोई कुरीति है, कोई बुराई है, उसको सही या गलत करने का फैसला कानून करता है। कानून डिफाइन करता है कि ये वो वैल्यू है जिस पे हम चलना चाहते हैं, ये अपराध है, ये अलाउड नहीं है समाज में, ये कानून तय करता है। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक जो है आप उसको मानते हैं कि ये तो ठीक है, चलता है। आज से 10 साल पहले भारत में बाल मजदूरी अलाउड थी, 2016 में उसको प्रोहिबिट किया गया। क्या वो सही थी? आज से 12-13 साल पहले ट्रैफिकिंग के खिलाफ भारत में कानून नहीं था, सिर्फ ITPA था जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से डील करता था। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 23 में कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार आर पनिशेबल ऑफेंसेस। केवल 2 संविधान में फंडामेंटल राइट हैं जो कि पनिशेबल ऑफेंस हैं, कोई आर्टिकल नहीं है संविधान में, अनटचेबिलिटी और ट्रैफिकिंग। 2 के बारे में लिखा गया कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, हमने कानून नहीं बनाया। कब तक नहीं बनाया? 2013 तक। क्या वो सही था? नहीं। तो कानून सही गलत को आगे लेके जाते हुए समाज में अपराध की बाउंड्री तय करता है। ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ये नहीं है। आज पॉक्सो क्या तय कर रहा है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमें ये वी शुड कॉल अ स्पेड, हमें वो कहना चाहिए जो सच है। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सेप्टेबल है? तो उम्र और कंसेंट वाला की कोई बात ही नहीं आती है। कंसेंट की वही बात मैं कहना चाहता हूँ, कंसेंट की कहीं बात ही नहीं आती है। यहाँ बात तो इस चीज़ की आती है कि आप एक सोसाइटी के उस वर्ग को जो कि खुद भी सक्षम नहीं है, उसको आप प्रोटेक्ट कितना कर पा रहे हैं। आई थिंक ये वेस्टर्नाइजेशन की होड़ है डॉक्टर साहब, कि हमें हर तरह से वेस्टर्नाइज होना है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं चीज़ों से, तो सब चीज़ अलाउ कर दो, बट वी डोंट नो दैट वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम। है पार्शियल, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हमने योगा उन्हें दे दिया, हम खुद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को यहाँ लाना चाहते हैं जिनसे कि थोड़ा सा भौतिक बदलाव भले हो जाए, लेकिन जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारे संस्कार या हमारे जो और भी जो पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी को स्ट्रेंथ देने के, उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि उन्हें वीक करना है। अब इन चीज़ों में भी मैं फिर अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा, अपने सब्जेक्ट पे आना चाहूँगी कि एज ए डॉक्टर
जब मैं ये समाज में देखता हूँ कि लोगों के लिए इन जनरल मेडिकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा, इतनी अनअवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, उन्हें यही नहीं पता कि उनकी शरीर में अंग कितने हैं, कौन सी किडनीज कहाँ होती हैं, ब्रेन तो पता होता है, चलिए कुछ लोग मजाक में भले कहीं और बता दें वरना उन्हें पता है कहाँ है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके बाकी सारी चीज़ों के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में इतना कम पता है, कोई उसके बारे में अपने आप को अवेयर नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस को दिए बगैर अगर आप उन्हें ये डिसीजन दे दें कि नहीं दवा जाके खा लो तुम, इज इट राइट और रॉन्ग? तो यहाँ भी बच्चों को जो उस बड़े ही वल्नरेबल जोन में है, वो अभी वो सीख ही रहे हैं सोसाइटी में, जहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है कि क्या करोगे तो क्या सीख जाओगे। बड़ा वक्त लगता है कई बार एक ही चीज़ को। हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं। आप पेरीफेरी में चले जाइए, उन्हें तो ये भी नहीं पता, मतलब दे डोंट नो कि आप अपने आप को अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही थी किससे मिलना है, कितने दिन में आपको ये पता चलना चाहिए कि आप बीमार हैं, या कैसे आप आगे उस चीज़ पे बढ़ें। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी है, वहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, और वहाँ पर अप्रोच की भी कमी है। तो पहले हमें ये स्ट्रेंथन करना होगा रेदर देन कि हम इन चीज़ों को सामने ले आए, ये प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगी। आप एक और लास्ट चीज़ में कहूँगा कि मान लीजिए आप सेक्स की कंसेंट को आप जो भी अप्लाई करके 16 कर दें या 18 भी मान लीजिए रहने दें, क्या आपने एबॉर्शंस के लॉ को स्ट्रेंथन किया है? क्या आपने राइट टू एबॉर्शन दिया है उन लोगों को, उन बच्चियों को जिनको कि अनलॉफुली प्रेग्नेंट कर दिया गया? अगर 16 साल की उम्र में कोई कंसीव कर लेती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या आपने कोई ऐसे रूल्स बनाए हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उनके लिए कौन सोसाइटी कैसे उनको, उस फैमिली के लिए तो बहुत ही शर्म की बात हो जाती है, वो बच्ची भी एक दबाव में रहती है। बहुत सारी समस्याएं जो आप और हम देखते रहते हैं, यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते उसको, बट हम सब समझते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। तो जब वो परिपक्व नहीं है, ना स्वयं से ना समाज उनका साथ खड़ा हो रहा है उन प्रॉब्लम्स में आने पे, जो कि सेक्स के बाद हो सकता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि नहीं इन चीज़ों को की तरफ से आंख मूंद के हम सिर्फ उन्हें सेक्स करने के लिए आगे ढकेल दें तो तुम तैयार हो? मेरा सवाल ये। आपने अवेयरनेस की बात करी, हमें दर्शकों को बताना चाहूँगी कि भुवन जी ने बहुत काम किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट के लिए। जैसे कि आपने कहा कि किडनैपिंग और गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज ही नहीं होती थी, अब अनिवार्य कर दिया गया है आपकी एफर्ट्स की वजह से कि कम FIR दर्ज होनी ही होनी है। हम ट्रैफिकिंग की बात कर रहे थे भुवन जी, इतनी मेहनत से आपने कम से कम यूनाइटेड नेशंस के जो वहाँ पे जो लॉज हैं उसके बराबर इंडिया को लेकर आए हैं। तो सॉरी आप कुछ कह रहे थे, बट मैं एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछना चाहूँगी, कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में जानकारी दी जाए? ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हम बात तब करते हैं जब कोई मसला आता है, लेकिन एजुकेशन टू किड्स अबाउट देयर लॉज, देयर राइट्स, उनके क्या अधिकार है, ये बच्चों को पता होना चाहिए स्कूल से। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सेक्स एजुकेशन दी जाए, वो अभी अपन ने नहीं किया है। सवाल यह है कि पॉक्सो जैसा सख्त कानून बना, अभी 10 साल हुए हैं, उसके रिजल्ट आए भी नहीं है, वो अभी अपन कहीं नहीं पहुंचे। जो बच्चों को अधिकार हम दे रहे हैं वो कागज पे है, अभी वो नीचे तक पहुंचे नहीं हैं। भारत के 80-90% बच्चों ने पॉक्सो शब्द ही नहीं सुना होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है कंसेंट वंसेंट से, उनको कुछ नहीं पता। तो ये उनके लिए तो सुरक्षा का इशू है ना, वो हमने कुछ नहीं किया अभी तक उस दिशा में, उन दिशाओं। अगर एक बच्ची, ईश्वर ना करे, छोटी बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी सुरक्षा देने के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंस्टीट्यूशंस को बनाना। हमने एक पिछले 2 साल पहले एक फ्रेमवर्क बताया था जिससे बाल विवाह का खात्मा होगा, हमने उसे कहा पिकेट यानी पॉलिसी, पी से पॉलिसी यानी अच्छा कानून और उसका एनफोर्समेंट। कानून बना दो और ना इन्फोर्स करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस जो उस कानून को एनफोर्स करेंगे। जैसे बाल विवाह की अगर हम बात करें 1 मिनट के लिए, जो रेप है जिसका सीधा संबंध कंसेंट से है, भारत में 23% बच्चियों के बाल विवाह हो गए, ये सरकारी आंकड़ा है, NFHS की रिपोर्ट है। लेकिन 2018 से 22 के बीच में 5 साल में मात्र 3500 मुकदमे दर्ज हुए थे, मात्र 1 साल के 700, ना के बराबर। तो अगर आप लॉ को उठा के रख दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ साथ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। पिछले 3 साल में बहुत कुछ बदला भारत में। आज 40,000 से ज़्यादा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं भारत में। तो इंस्टीट्यूशन बनाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ, उन इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की
जगह दो, नॉलेज बढ़ाओ कम्युनिटी में, बच्चों में, फैमिलीज़ में, लोगों में जागरूकता का फैलाई जाए कि हर रेलवे स्टेशन पे, हर आपके बस अड्डे पे, हर पब्लिक प्लेस पे ये मैसेज है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ कुछ भी करना जो है वो अपराध है, इतने साल की सजा होगी। ये मैसेज हो लोगों के पास। बच्चों का अधिकांश यौन शोषण जानने वाले लोग करते हैं, परिवारों में होता है। बच्चों को ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आगे आके अपनी बात कहें, किससे कहेंगे। इसके बाद इसमें बजटरी एलोकेशन करो, बजटरी एलोकेशन मस्ट है। आज भी भारत में निर्भया फंड है जो कि एक प्रॉपर फंड है महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसमें 3000 करोड़ रुपए अनस्पेंट रहते हैं साल के, यूज़ नहीं हो पा रहे, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज़ करने हैं, वो करना ज़रूरी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए इनको आगे बढ़ाया जाए और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। टेक्नोलॉजी, भारत में सबसे बड़ी सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री है दुनिया में, 12 लाख से ज़्यादा सेक्स ऑफेंडर्स भारत में आइडेंटिफाइड है, किसी को नहीं पता, उसका कहीं यूज़ नहीं होता। मैंडेटरी किया जाना चाहिए कि किसी भी बेल सुनने से पहले कोर्ट ये देखेगा कि ये सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री में इसका नाम तो नहीं है आदमी का। कोई भी स्कूल में अपॉइंटमेंट, कोई भी सरकारी दफ्तर में अपॉइंटमेंट, किसी भी ऐसी जगह, अस्पतालों में जहां बच्चों का आपको एक्सेस है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री के चेक किए बिना किसी की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। बिल्कुल सही। ये ऐसी स्ट्रक्चरल बातें हैं जिन पे बहस होनी चाहिए और इनमें कोर्ट को और सबको अपना समय लगाया जाना चाहिए। बाकी तो ऐसा है कि अगर एक भी बच्चा गलत तरीके से जेल में है, ऐसा, और बच्चा नहीं कहना चाहिए, मैंने गलत शब्द यूज़ किया, 19-20 साल का आदमी, तो उसको तो कोर्ट आज भी दे रहे हैं प्रोटेक्शन, कल भी देते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोग छूट नहीं रहे। आज तो मैं ये कहूँगा कि वो 97 लोग जो कि रेप के लिए अक्यूज्ड हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो 97 के 97 जो है वो बेगुनाह थे। आप गुनहगारों को छोड़ भी रहे हैं क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ बच्चे के ऊपर है। आज भी जिस कानून में साफ तौर पे लिखा है बच्चे को कुछ नहीं प्रूफ करना, बच्चे ने जैसे ही एलिगेशन लगा दिया अब आदमी प्रूफ करेगा, लेकिन अपन सोच नहीं रहा है उस तरह से। तो ये कुछ ढांचागत और व्यवस्थागत चीजें हैं जिसके ऊपर भारत में बहस होनी चाहिए। कोर्टों की जवाबदेही, हाई कोर्टों की खास तौर पे, लोअर कोर्ट में हमने कहा 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हो कि इतनी समय सीमा के अंदर पॉक्सो के केसेस का निपटारा होगा। लंबित रहते हैं ऊपर की अदालतों में। दूसरा, कंपनसेशन नहीं मिला तो जवाबदेही सुनिश्चित तो क्यों नहीं मिला, किसने नहीं दिया? जब प्रोविजन है तो क्यों? तो प्रोविजन है तो क्यों नहीं दिया? तीसरा, शेम और ब्लेम मस्ट स्विच साइड्स, यानी बच्चे की गलती नहीं है, अपराधी की गलती है। आप देखिए, यहाँ दिल्ली में एक केस में गया था जहाँ पे जब मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मैंने फलाना पता पूछा तो पान की दुकान वाले ने कहा अच्छा वो रेप वाला घर। रेप वाला घर और रेपिस्ट वाले घर के बीच में फ़र्क है। हम रेपिस्ट वाले घर को रेपिस्ट वाला घर नहीं कह रहे, हम रेप वाले घर को रेप वाला घर कह रहे हैं। ये देश में एक गंभीर समस्या, ये दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है हमारा। तो ही सबसे ज्यादा, सॉरी, बट सही कह रहे हैं आप, यही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम एक्यूज्ड को एक्यूज कहने से डरते हैं। और आज अगर हम अखबार उठा के देखें तो हम 16 साल के बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं फ्रंट पेज पे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे बहस कर रहा है कि कल को अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ कर दिया तो तुम चले मत जाना कोर्ट। और मैं फिर वही कहूंगा, उन पे अधिकार तो है। वो जब तक अपने मुंह से नहीं कह रहे कि मुझे सुरक्षा दो, तब तक कैसे पता चलेगा क्या बात हो रही है? तो ये तो एक कोई 2, 4, 10, 50 बिरले केस होंगे जहां कोई प्रेग्नेंट हो गई बच्ची और डॉक्टर ने रिपोर्ट कर दी। उनके अलावा तो बच्ची अपने मुंह से बोलेगी तभी तो ये बात आ रही है। तो ये जो पूरी की पूरी बहस है, ये बच्चों की सुरक्षा को केंद्र में रख के होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कानून बच्चों के लिए है और अधिकांश बच्चों के लिए है। तो बच्चों की सुरक्षा को जैसे ही हम सामने रख देंगे वैसे ही ये सारा जो है धूल का गुबार हट जाएगा और हमें क्लैरिटी से समझ आ जाएगा कि हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून तो ऐसा ही चाहिए। उसमें अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सेप्शन क्रिएट करने में कोई बुराई नहीं है। दैट इज ऑल। जरूरी है लोगों को कानून के बारे में जानना। किसी भी बहस, किसी भी पिटिशन से पहले कानून को जानिए, कानून को समझिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए और ये समझिए कि कानून हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाए जा रहे हैं, इन्हें फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। भुवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका भी, प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का बतरस देखने के लिए। धन्यवाद।